कैसे हैं आप सब लोग। मैं एडवोकेट करीम एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच में लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड को लेकर के। इस एपिसोड में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किराएदारी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसमें दो तीन सवालों को कवर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अगर किसी इमारत में कोई लीगली एक टेनेंट रहता है, इसके बाद उस इमारत को कानूनी तौर पर ढहा दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है, तो क्या उस इमारत को ध्वस्त करने के बाद जिसमें कोई टेनेंट रह रहा था, क्या उस टेनेंट के लीगल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं? क्या किराएदार के अधिकार किराएदारी वाली इमारत को ध्वस्त करने के बाद भी बने रहते हैं? इस जजमेंट में इसी संबंध में बातचीत की गई है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय पारित किया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि केस के फैक्ट क्या थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। साथियों, कर्नाटक का मामला था। एक सिविल सूट फाइल की जाती है सिविल कोर्ट में और सिविल सूट फाइल करते हुए एक अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की जाती है। हाँ दोस्तों, स्टे की मांग की जाती है और यह कहा जाता है कि जिस बिल्डिंग को कर्नाटक नगर निगम अधिनियम की धारा 322 के तहत ध्वस्त कर दिया गया है, उस बिल्डिंग पे हमें पुनः कब्जा देने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी की जाए। साथ ही साथ एक दूसरा वाद दाखिल किया जाता है और उसमें कंपनसेशन की डिमांड की जाती है। इन दोनों मुकदमों को ट्रायल कोर्ट के द्वारा सुना जाता है और ट्रायल कोर्ट के द्वारा कंपनसेशन के साथ साथ 10,000 रुपया हर्जाने की बात कही जाती है और ये 10,000 रुपया जो प्रथमा हर्जाना है वो तब तक देने का आदेश पारित किया जाता है जब तक कि पुनः किराएदार को कब्जा ना दे दिया जाए। इसके बाद मामला कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचता है। कर्नाटक हाई कोर्ट यह मानता है कि इस मामले में जिस इमारत को किराएदारी वाली इमारत को ध्वस्त किया गया वह बहुत जल्दबाजी में ध्वस्त किया गया, इसलिए वह किराएदार उस भूमि पर पुनः कब्जा पाने का अधिकार रखता है क्योंकि उसको अवैध रूप से ज़बरदस्ती बेदखल किया गया है। अब दोस्तों, मकान मालिक के द्वारा कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील फाइल की जाती है। सिविल अपील नंबर है 1833/2008। यह केस अब्दुल कुद्दूस बनाम HM चंद्रमणि के नाम से सुप्रीम कोर्ट में आता है और सुप्रीम कोर्ट फाइनली अभी हाल ही में 14 सितंबर 2021 को जजमेंट पारित करता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुख्य बात कही जाती है, जो मैंने पहले कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आर्गुमेंट में जो तर्क दिया जाता है कि वादी ने यह जो तर्क दिया कि नगर निगम द्वारा इमारत को ध्वस्त करने के बावजूद किराएदारी के अधिकार जीवित रहते हैं। यही सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट को हल करना था। तो ये तर्क दिया जाता है किराएदार के एडवोकेट्स महोदय के द्वारा कि नगर निगम ने भले ही लीगली उस बिल्डिंग को ध्वस्त किया हो, लेकिन बिल्डिंग को ध्वस्त करने के बाद भी किराएदार के अधिकार जीवित रहते हैं क्योंकि किराएदारी का अधिकार ना केवल भवन में बल्कि भूमि में भी रहते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कही गई और हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस ला का, जिसमें से केस ला शाह रतन सिंह खिमजी एंड सन्स बनाम कुंभर सन्स होटल प्राइवेट लिमिटेड। इस केस का हवाला देते हुए कहा गया और यह कहा गया कि इस केस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शंस 108 BE के अनुसार किराएदारी की संपत्ति को नष्ट करने से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 111 के तहत किराएदारी का निर्धारण नहीं होगा। इसी के साथ साथ कुछ और केस लाज का हवाला दिया जाता है, जिनमें से मुख्य रूप से टी लक्ष्मीपति एवं अन्य VP नित्यानंद रेड्डी के कृष्णन बनाम M.K. विजया राघवन एंड मोतीलाल अन बनाम फैसल बिन अल। इन केसेस का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इन केसेस में भी यही बात कही गई है कि किराएदार के अधिकार बिल्डिंग को ध्वस्त करने के बाद भी बने रहते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा जाता है कि बड़ी पीठ के निर्णय बाध्यकारी हैं। हाँ दोस्तों, बड़ी पीठ के निर्णय बाध्यकारी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शाह रतन सिंह खिमजी में
इस न्यायालय का निर्णय अनुबंधित किराएदार के अधिकारों से संबंधित था। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फाइनली बात कही जाती है कि एक लीगल टीनेंट यानी वैधानिक किराएदार भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 108BE के तहत भवन के विध्वंस के बाद पुनः कब्जा पाने का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि एक वैधानिक किराएदार के अधिकारों और देनदारियों के रूप में अकेले जो अधिनियम हैं वो किराया अधिनियम हैं, यानी रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत ही एक टेनेंट के अधिकारों यानी राइट्स और लायबिलिटीज का निर्धारण किया जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत किसी भी टेनेंट के राइट्स और लायबिलिटी को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल होल्ड किया इस संबंध में कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत टेनेंट्स के राइट्स और लायबिलिटी का निर्धारण नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि परिसर किराया अधिनियम द्वारा शासित शहरी क्षेत्र के भीतर स्थित है, किराएदार को केवल अधिनियम की धारा 27 के अनुसार ही पुनः कब्जा लेने का अधिकार है। यदि बेदखली का आदेश की धारा 21 की उपधारा 1 के पूर्व खंड जे के तहत जो निर्दिष्ट आधार पर एक न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वादी ने इमारत के विध्वंस के बाद भूमि पर अधिकार का दावा करते हुए पहला मुकदमा दायर किया, लेकिन एक वैधानिक किराएदार होने के कारण उसे किराया अधिनियम के तहत उसका लाभ उठाना पड़ा। दोस्तों, किराया यानी रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत ही एक किराएदार को उसके अधिकारों को दिया जा सकता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत नहीं दिया जा सकता। ये सारी बातें इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। तो साथियों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।